गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अध्ययन करेंगे पावलव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि रूस के एक सुविख्यात मनोवैज्ञानिक आईवी पावलव के द्वारा प्रतिपादित है। इस सिद्धांत को संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। और इस सिद्धांत का जो संबंध है वो किससे है? शरीर विज्ञान से है। ठीक है। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक व्यवहारवादी हैं। ठीक है। व्यवहारवादी एक शाखा है मनोविज्ञान की, तो उस शाखा से संबंधित जो लोग हैं वो व्यवहारवादी कहलाते हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम अनुकूलन द्वारा आदत का बनना है। ठीक है मित्रों, तो आइए जानते हैं इस सिद्धांत के बारे में विस्तार से। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई अस्वाभाविक उत्तेजक कई बार स्वाभाविक उत्तेजक के साथ आता है तो व्यक्ति अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया करने लगता है। ठीक है। अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया करने का संबंध प्रत्यावर्तन कहते हैं। इसे हम क्या करेंगे? प्रत्यावर्तन कहेंगे। जब अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया का जो संबंध बन जाता है उसे हम प्रत्यावर्तन कहते हैं, कंडीशनिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे मान लीजिए आपके बहुत सारे मित्र होंगे और आप क्या होता है कि जब भी हम अपने मित्रों को देखते हैं तो हमारा चेहरा जो है वो खिल जाता है, हम ज़्यादा भी खुश हो जाते हैं। ठीक है। तो हम अपने मित्र को देखकर प्रसन्न होते हैं, जो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आपने मित्र को देखा और आप खुश हो गए, ये अनुक्रिया हो गई। ठीक है। एक स्वाभाविक उत्तेजक कौन था? इसमें मित्र था। इसमें जो मित्र था, आपका फ्रेंड था, वो था स्वाभाविक उत्तेजक और आप उससे देख के हैप्पी हो गए। ठीक है, ये आपकी अनुक्रिया हो गई। लेकिन अब क्या होता है कि आपको पता है कि आपका जब मित्र आता है तो वो दरवाजे को कुछ अलग तरीके से खटखटाता है। क्या करता है? दरवाजे को अलग तरीके से खटखटाता है। उसका नोक करने का तरीका जो है वो क्या है? अलग है। तब भी आप यहाँ पर हैप्पी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आज तो सुरेश आया होगा और सुरेश ही इस तरीके से दरवाजे को खटखटाता है। तो आपने अब सुरेश को देखा नहीं है। सुरेश जो एक स्वाभाविक उद्दीपक था या उत्तेजक था, उसके स्थान पर अब दूसरा उत्तेजक क्या है? अस्वाभाविक नोक करने का तरीका। ठीक है। सुरेश ने क्या किया? अलग तरीके से एक नोक किया, खटखट या ठक ठक या जोर जोर से दरवाजे को पीटना। तो आप समझ गए कि भाई सुरेश ही आया होगा। तो आप केवल आहट से, उस नोक करने के तरीके से ही खुश हो गए। तो इसमें क्या हुआ कि आप नोक से जो हमारा मित्र आया था उससे हम हैप्पी हो गए, और इस नोक के साथ जो हमारी हैप्पीनेस थी, जो अनुक्रिया थी, वो क्या हो गई? कनेक्ट हो गई। ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है कि आप सुरेश का चेहरा देखकर ही हंसो या खुश हो। आप सुरेश के खटखटाने के ढंग से भी आप समझ सकते हैं कि सुरेश आ गया है और आप खुश हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, ऐसी परिस्थिति में कुछ समय बाद मित्र को देखने से पहले आहट सुनकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह प्रसन्न होने, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया का संबंध आहट होने, मतलब अस्वाभाविक उत्तेजक, ठीक है, अस्वाभाविक उद्दीपन भी कह सकते हैं उसे, के साथ हो जाता है। इस विचार की पुष्टि के लिए पावलव ने कुत्ते पे कई प्रयोग किए। अब हम कुत्ते का प्रयोग देख लेते हैं, भाई क्या हुआ इसमें प्रयोग। पावलव ने महोदय ने क्या किया? एक कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन कर दिया। यहाँ गले से जो है उसमें कट लगा दिया, और जो लार उसमें से निकलती थी ग्रंथि से, उसको एक पाइप के माध्यम से, नली के माध्यम से उन्होंने क्या किया? एक कांच की एक नली लगा दी। ठीक है। और उस नली को कहाँ तक ले गए? एक जार में ले गए, जो मतलब कहने का शीशे का था बना हुआ, उसमें वो लार इकट्ठा करने के लिए उस नली को वहां तक लेके गए। ठीक है। उसे भोजन देने से कुछ दिनों तक घंटी बजाई गई। अब कुत्ता भूखा था, कैसा था? कुत्ता भूखा था, जो आपका डॉग था वो हंगरी था, और उसको भोजन देने से पहले बैल बजाई गई। क्या बजाई गई? बैल बजाई गई। ठीक है। अब बैल बजाने के बाद उसे क्या दिया जाता था? भोजन, फूड दिया जाता था। कब? बैल बजाने के बाद। ठीक है। इस प्रयोग के आधार पर पावलव ने यह देखा कि घंटी के बजते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती थी। भाई पहले क्या करते थे? ये घंटी बजाई इन्होंने, घंटी बजाने के बाद खाना दिया। ठीक है। फिर खाने को देख कर उसने क्या किया? लार टपकने लगी उसकी। ठीक है, उसकी लार टपकने लगी। अब क्या होता था? यही प्रक्रिया को उन्होंने प्रयोग को चलाया, तो अब केवल घंटी बजाने से उसकी लार टपकने लगती थी। क्यों? क्योंकि उसकी लार का जो संबंध था इस अस्वाभाविक उत्तेजक बैल के साथ कनेक्शन हो गया था। क्यों? क्योंकि बैल का कोई भी काम नहीं था, घंटी का कोई भी काम नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या था? कुत्ते को पता चल गया था घंटी बजेगी, उसके बाद खाना मिलेगा, और खाना देखते ही उसकी लार टपकती थी। अब उसने क्या किया? खाना देखने से पहले अगर घंटी बज जाती तो घंटी को बजते ही उसकी लार टपकने लगती थी। ठीक है। तो अब अस्वाभाविक उत्तेजक या जो अस्वाभाविक हमारा क्या था? उद्दीपक थी, वो क्या थी? घंटी थी। अब घंटी का कनेक्शन संबंध किसके साथ हो गया? इसके साथ हो गया। तो इस अनुक्रिया में और इस अस्वाभाविक उत्तेजक में क्या बन गया? अनुबंधन बन गया।
और इसी को शास्त्रीय अनुबंधन हमारे पावलव महोदय ने कहा है। ठीक है, और उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला था कि कुत्ते के समान बालक भी कृत्रिम उद्दीपक से संबद्ध होकर सीख सकते हैं, कि केवल जानवर ही नहीं सीख सकते, बच्चे भी इस प्रयोग के माध्यम पे क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ये अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रयोग हुआ है। ये आपका डॉगी है, ठीक है ना, ये देखो इसकी कट लगा के इसमें ये लार इसकी टपक रही है, ये इसके खाने पीने के लिए व्यवस्था की जाती थी, बाद में खाना दिया जाता था, इधर ये इसकी लाइट जल जाया करती थी, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, थोड़ा अब हम समझने की कोशिश करेंगे। प्राकृतिक उद्दीपक या स्वाभाविक उत्तेजक। प्राकृतिक उद्दीपक या स्वाभाविक उत्तेजक क्या था आपका, खाना था, क्या था, खाना, खाने को देख के लार गिरी, लार निकली, यह क्या थी, स्वाभाविक अनुक्रिया थी। अब क्या हुआ, कृत्रिम उद्दीपक या अस्वाभाविक उत्तेजक, इसमें ये क्या थी, बैल थी, क्या थी, बैल थी, घंटी, घंटी के साथ में सामान्य रूप से ये क्या हो गया, सचेत हो गया, सचेत हो गया अर्थात फिर यहाँ पर इसने लार टपकने लगी। तो अब ये संबद्ध हो गया किसके साथ, लार टपकने की अनुक्रिया संबद्ध हो गई घंटी के साथ। इसको आप समझ सकते हैं। इसे आप ये भी लिख सकते हैं S1 और ये आपकी R1, ये हो गया S2, ये हो गया आपका R2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रयोग में कुत्ते ने यह सीखा कि जब घंटी बजती है तब खाना मिलता है। कुत्ते ने सीखने के इसी प्रभाव के कारण घंटी बजने पर उसके मुंह से लार निकलना प्रारंभ हो गई, क्योंकि उसे पता कि घंटी बजेगी, घंटी के बाद फूड, ठीक है, और फूड को देख के उसकी क्या आती थी, लार आती थी। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई, ये शुरुआती कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या हुई, दूसरी कंडीशन ये हुई कि जैसी ही बैल बजी सीधे सीधे लार टपकने लगी। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही घंटी बजेगी उसके बाद उसे क्या मिलेगा, फूड मिलेगा, तब उसकी लार टपकने की क्रिया संबद्ध हो गई बैल के साथ। ठीक है, पावलव ने इस प्रकार के सीखने को अनुबंधन द्वारा सीखना कहा है। क्या कहा है, कंडीशनिंग, भाई कंडीशनिंग हो गई इसमें भी। ठीक है, इस प्रकार के सीखने को किसी प्राकृतिक उद्दीपक, ठीक है, किसी प्राकृतिक उद्दीपक जैसे भोजन, पानी या लैंगिक संसंग आदि के साथ एक कृत्रिम उद्दीपक जैसे घंटी की ध्वनि, रंगीन प्रकाश आदि कुछ भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। कुछ समय बाद जब प्राकृतिक उद्दीपन को हटा दिया जाता है तो यह देखा जाता है कि कृत्रिम उद्दीपक से भी वही अनुक्रिया होती है। फिर क्या किया उन्होंने, भोजन को तुरंत नहीं दिखाया, ठीक है, केवल और केवल घंटी बजाई, क्या बजाई, और घंटी बजाने से भी हमें तो लार से मतलब था, उसकी लार निकलने लगी थी। नेक्स्ट देखते हैं, उद्दीपन को हटा लिया जाता है, देखा जाए कृत्रिम उद्दीपक से वही अनुक्रिया होती है जो प्राकृतिक उद्दीपन से होती थी। इस प्रकार अनुक्रिया कृत्रिम उद्दीपन के साथ अनुबंधित हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से जो क्या होती है आपकी अनुक्रिया है वो अनुबंधित हो जाएगी किसके साथ, H2 के साथ या फिर कृत्रिम के साथ। ठीक है, अब ये तो सिद्धांत हो गया, इस सिद्धांत को अगर दिया है तो इस सिद्धांत का कुछ ना कुछ एजुकेशनल इंप्लीमेंट भी होगा जो हम बीएड में पढ़ रहे हैं इससे। अगर इसका एजुकेशनल इंप्लीमेंट नहीं होगा तो फिर इसका पढ़ना बेकार है। तो आइए अब देखते हैं कि अनुबंध सिद्धांत अपने आप को मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की दुनिया तक ही सीमित नहीं रखता, कि आप सोचो कि केवल लैब में ही इसका अस्तित्व है, लैब के बाहर कुछ भी नहीं है, तो ये सोचना गलत है। लैब के बाहर क्लासरूम में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। कैसे, वो हम देखते हैं अब। अनुबंधन के फलस्वरूप भय, प्रेम और घृणा आदि के भाव आसानी से जागृत किए जा सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे कोई एक गणित के मास्टर साहब हैं या अंग्रेजी के मास्टर साहब हैं, ठीक है, वो अपनी कक्षा में उनका व्यवहार कैसा है, ठीक नहीं रहता है, बच्चों को डांटते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, चढ़ाते रहते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मारना पीटना, इन सब कार्यों में लिप्त रहते हैं। अब ऐसी अवस्था में क्या होगा, बच्चा जो होगा, हमारा चाइल्ड होगा, जो चिल्ड्रन होगा, ठीक है, वो धीरे धीरे उस अध्यापक के प्रति, टीचर के प्रति क्या होगा, उसका व्यवहार खराब हो जाएगा, घृणा आ जाएगी उसके मन में, क्या आएगी, घृणा। और यहाँ तक कि वो कुछ जो कुछ भी समझाना चाहता होगा उस सब्जेक्ट को भी वो नहीं समझेगा। और अगर हम इसकी दूसरी तरफ ही देख लें, कोई एक टीचर है जिसका बिहेवियर कैसा है, फ्रेंडली है, ठीक है, तो वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, टीचर का व्यवहार अच्छा लगता है, टीचर को अप्रिशिएट करते हैं, और टीचर जो भी पढ़ाता है उसमें क्या होता आता है, उन्हें इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो आप लोग जब टीचर बनेंगे तो आपको क्या करना है, बच्चों के साथ सहानुभूति पूर्वक और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना है और उन्हें रोचक तरीके से पढ़ाना है। नेक्स्ट देखते हैं,
अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग द्वारा तरह तरह की बातें सिखाने में भी अनुबंधन सिद्धांत को अच्छी तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं आपके सहायक सामग्री जो होगी उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो उदाहरण दे रखा है, हमें पढ़ाना है CAT कैट, और ये हमने बना दिया भाई बिल्ली का चित्र, मुझे ड्राइंग नहीं आती है ज़्यादा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बताएंगे ये कैट है और CAT कैट मीन्स कैट होती है, ठीक है। बार बार हम ये सिखाएंगे, बार बार रिपीट करेंगे, बिल्ली दिखाएंगे फिर कैट बताएंगे, बिल्ली दिखाएंगे फिर कैट पढ़ाएंगे, फिर अंत में हम क्या करेंगे, केवल और केवल क्या करेंगे बच्चों, बिल्ली का चित्र हटाकर केवल कैट दिखाएंगे उसे, बच्चे को क्या दिखाएंगे, कैट। और जब हम उसे कैट लिखा हुआ दिखाएंगे तो बच्चा कह देगा ये CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली होती है, ठीक है। फिर बच्चा जो है अनुक्रिया करने लगेगा, चित्र हट जाएगा, ठीक है। चित्र की जगह क्या आ जाएगा, ये शब्द आ जाएंगे, और इन शब्दों से ही वो अनुक्रिया जो बिल्ली कहने की अनुक्रिया है वो क्या होगी, अनुबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, उचित आदतों, रुचियों, अभिवृत्तियों, सौंदर्यात्मक भावनाओं आदि के समुचित विकास में अनुबंधन की प्रक्रिया जो है अध्यापकों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इसकी सहायता से बच्चों को न केवल ठीक प्रकार से व्यवहार करना सिखाया जा सकता है, बल्कि उनकी व्यवहार में जो बहुत सारी गलत आदतें हैं, ठीक है, मारपीट करना, गालियां देना, नशा करना, ठीक है, जो अंधविश्वास है, भय है और जो मानसिक तनाव आदि है उससे भी पीछा छुड़ाया जा सकता है। जैसे मान लो, ठीक है, क्या होता है, एक बच्चा जो किसी एक वस्तु विशेष से डरता है और उसी वस्तु से आनंद प्राप्त करने के योग बनाया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए किसी से डरता है तो हम उसको दिखा दिखाकर उससे जो है उसकी वो चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। दूसरे बच्चे को जो बिल्ली द्वारा रास्ता काटने पर अचानक किसी का छींक देने पर कहता है ओहो अब शगुन हो गया भाई गोड़ा, आप लोग घर से सुबह तैयार हुए, 9:30 बजे घर से निकलने को थे, किसी ने छींक दिया, बोले अरे ये क्या कर दिया, अब शगुन कर दिया है, अब तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। या फिर जैसे ही घर से निकले, गली में चल रहे हैं, कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं और किसी बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो ओहो अब शगुन हो गया, आज का दिन तो बहुत खराब हो जाएगा। तो ऐसे अंधविश्वासों से छुटकारा दिलाने में भी हमारा ये जो सिद्धांत है वो क्या कर सकता है, मदद हमारी कर सकता है। मान लीजिए आपका किसी ने रास्ता काट दिया, बिल्ली ने काट दिया, छींक दिया, लेकिन फिर भी आप कहते नहीं मैं ऐसा नहीं मानता, और आप चलते चले जाएंगे, अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होता तो आप इन अंधविश्वासों से क्या होंगे, दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों कैसा लगा आज, तो आज का क्लास आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है, और अपने सभी मित्रों तक शेयर करें जो भी B.Ed कर रहे हैं या टेट या CTET की तैयारी कर रहे हैं या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का पोर्शन आता है आप अपने उन सभी मित्रों को ये शेयर करें। थैंक यू।